आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस कि हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैंने बताया था कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। साइंस जो है उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अगर सपोज़ मैं बताऊँ तो किस तरह से होता है हमारे पास कि सपोज़ साइंस है तो साइंस मैटर के बारे में स्टडी होती है। और मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास हो और उसका कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो। ठीक, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। साइंस की मज़ीद और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स पढ़ते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम इसके अंदर, और इसके अलावा हम पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फर्दर अलग अलग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी हम केमिस्ट्री को देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है जो क्या करती है, डील करती है मैटर के साथ। और मैटर की किन चीज़ों के साथ डील कर रही है? उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कॉम्पोजिशन और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से। सही। अच्छा, अब सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कोई ना कोई मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करे, तो हमारे पास डेली लाइफ की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है NaCl, जो हमारे पास सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट हम सबके घर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो इसकी किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अगर ये सॉल्ट है NaCl तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हर तरह की आ सकती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, या तो फिर ये अगर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी तो किस तरह से रिएक्ट करेगी। अब रिएक्ट भी डिफरेंट चीज़ों के साथ कर सकती है। सपोज़ अगर नमक वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, या अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा आता है इसकी कॉम्पोजिशन। दूसरी चीज़ होती है इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या होती है कि किस चीज़ से मिलके बना है ये। ठीक, अब अगर NaCl है तो NaCl नमक के किन चीज़ों से मिलके बना है। NaCl हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, हमें पता है कि NaCl है तो उसके अंदर सोडियम होगा, उसके अंदर क्लोराइड आइंस होंगे। ठीक, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास सोडियम आइंस हैं और यहाँ पर ये क्लोराइड आइंस हैं। ठीक, अच्छा, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैल्शियम क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास। ये इसकी कॉम्पोजिशन आ गई। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, तो स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि कैसे एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हुए हैं सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हुए हैं। ठीक, तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दोबारा से वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ है, उसकी कॉम्पोजिशन है और उसका स्ट्रक्चर है मैटर का। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, कि कौन कौन से मैटर में चेंजेस आ रहे हैं। कि पहले अगर ये हमारे पास खाली इस तरह से होता था कि सपोज़ खाली Na मेटल था, उसके साथ हमारे पास Cl2 गैस थी, तो आगे से इसमें ऐसा कौन सा चेंज आया, इसके अंदर ऐसा कौन सा रिएक्शन हुआ जिसकी मदद से ये NaCl बन गया। ठीक, तो ये सारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, जो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आती है पेपर में। अच्छा, इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि हम डेली लाइफ में कैसे केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हम सब अर्थ पे रहते हैं। ठीक, और अर्थ एक वो वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर अभी तक ये कहा जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। सही, सारे प्लैनेट्स में से, पूरे यूनिवर्स में से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? हमें पता है कि वाटर ज़रूरी होता है। वाटर को H2O कहते हैं केमिस्ट्री में। तो जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होगा वहाँ पर लाइफ ज़रूर होती है। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है ना, वो हमने पहले कभी देखा होगा कि वाटर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इसके अलावा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं तो वो वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक, तो सारे केमिकल रिएक्शंस अगर वाटर में हो रहे हो, वाटर ही अगर नहीं होगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लाइफ जो है वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड कर रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आ जाता है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये सारे कैसे होते हैं? केमिकल प्रोसेसेस हैं। इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि सपोज़ हम बहुत सारे डेली लाइफ में फूड प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। ये डायग्राम बहुत ब्लर है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ हमने अगर कोई बर्गर खाया, ठीक, तो बर्गर के अंदर क्या था? चिकन था। उस चिकन से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक, इसके अलावा उस बर्गर में बन था बेसिकली, तो उस बन से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे।
ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, वो बर्गर जो था वो फ्राई करके बना था, उसके अंदर बहुत सारे फैट्स भी थे, ऑयल भी था। तो ये फर्दर चीज़ें आगे जाके क्या होता है कि हम इनको ईट करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोटीन्स में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में टूटती हैं ये चीज़ें, और इनसे हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ टूट रही है, टूट के हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा। इसको मज़ीद डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी बेसिक देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा क्लीनिंग, वॉशिंग, कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह से होता है कि हम घर में क्या कर रहे होते हैं, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। कुकिंग है, ईटिंग है और डाइजेशन है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, घर पे हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो कपड़े वॉश करने के लिए। इसके अलावा सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं, किचन के अंदर क्लीनिंग के लिए भी हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ही बन के आता है। तो वो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, फिर फर्दर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे आ जाते हैं यहाँ फर्टिलाइज़र्स हैं। फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम मिट्टी में ऐड कर रहे होते हैं ताकि हमारी क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ बहुत इन्हेंस हो जाए। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐड करते हैं। इसी तरह ग्लास है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सिरेमिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें भी केमिस्ट्री से मिलके बनी है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को मिला के ये चीज़ें बन रही होती हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ जाता है कि सपोज़ अगर हमने पानी पिया जो इम्प्योर था, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। कॉलरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, स्किन और आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन एक कंपाउंड होता है, वो क्लोरीन हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किल कर सकें। पैथोजेनिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा क्लोरीन और भी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर क्लोरीन का बेसिक यूज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूज़ होता है कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट प्रोड्यूस करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है कि सपोज स्विमिंग पूल्स हैं तो उनका पानी साफ़ करने के लिए क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए, उसके अंदर जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएँ। सॉल्वेंट्स के तौर पे, पेस्टिसाइड्स के तौर पे, रेफ्रिजरेट्स में, और इसके अलावा पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है हमारे पास, पाइप्स जो होते हैं वाइट कलर के पीवीसी पाइप्स, उसके अंदर क्लोरीन यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही होती है, क्योंकि क्लोरीन एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, और वो यूज़ हो रहा होता है, और किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा, जो कंप्लीट हो गया है।